जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शासक की कहानी, ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अखंड भारत की नींव रखी। उससे पहले भारत महाजनपदों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन उसने पूरे भारत का नया निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। जब भी हम प्राचीन भारत का इतिहास देखेंगे तो सबसे पहला राजा महाराजा जिसने अखंड भारत बनाया वो चंद्रगुप्त मौर्य ही था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 321 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, और इसका जन्म जो अवधि है 340 बीसी थी और मृत्यु 297 ईसा पूर्व में बीसी हुई। ये मौर्य वंश का फाउंडर था प्राचीन भारत में। इसने मौर्य वंश की नींव रखी। नंद वंश को समाप्त करके एक साधारण परिवार में जन्म लिया था और एक महान राजा। देखते हैं इसका लाइफ डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में। तो देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ 340 बीसी। ये कंफर्म नहीं है कि 340 ही है, 340 के आसपास या उससे 350 के बीच में इसकी जन्म तिथि है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में मिलती है कि 340 बीसी इसका जन्म तिथि है। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ, 297 बीसी में मृत्यु हो गई श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। शासनकाल किया 298 बीसी तक। 2 पत्नी दुर्धरा और हेलेना, एक पुत्र बिंदुसार जो कि शासक बना इसके बाद। इसके पिता के नाम में जो है वो कन्फ्यूज़न मिलता है। बौद्ध ग्रंथ कुछ अलग बताते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ अलग बताते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस है वो उसमें दिया है कि इसके पिता महापद्मानंद ही थे और माता मूरा थी। और टीचर तो जान ही रहे हैं, चाणक्य गुरु, सब कुछ इन्हीं ने सिखाया। फिर आती है अर्ली लाइफ कैसी चंद्रगुप्त की रही। जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन कहता है कि चंद्रगुप्त की माँ प्रेग्नेंट थी जब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसके पिता मौर्य कबीले के सरदार थे। ये सब बुद्ध ट्रेडिशन के अनुसार बता रहे हैं। अलग अलग ट्रेडिशन अलग कहते हैं। जैन ट्रेडिशन कुछ और कहता है, ब्राह्मण ट्रेडिशन कुछ और कहता है। उसकी माता जो है उसके पिता की मृत्यु के बाद वहाँ से तो अपने राज्य छोड़ करके पाटलिपुत्र चली गई अपने भाई के साथ। और चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए उनके मामा ने उसको एक गड़हरिये को दे दिया, अडॉप्ट कर दिया गड़हरिये के पास, ताकि वो सुरक्षित रहे। तो वहीं पे चंद्रगुप्त धीरे धीरे अपना बड़ा होने लगा, वहीं पे रहने लगा गड़हरियों के बीच में। ऐसे ही वो बचपन में खेल खेल रहा था अपने साथियों के साथ, तो एक राज दरबार सजाया हुआ था, उसमें अपने आप राजा बना था और अपने साथियों को सलाह दे रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, किसको क्या करना है। तो अचानक चाणक्य वहाँ से गुजर रहे थे पाटलिपुत्र से। तो चाणक्य ने देखा ये सब पूरा दृश्य, तो उन्होंने देखते ही उसको पहचान लिया कि हाँ इसमें राजा बनने की क्वालिटी है। तो गड़हरिये से उन्होंने उसको ख़रीद लिया या अडॉप्ट कर लिया और ले गए अपने साथ तक्षशिला। वहाँ पे क्या किया, तक्षशिला ले जाके वेदों की शिक्षा दी, सैन्य कानून बताया, युद्ध कौशल बताया, राजनीति बताई, सारे शास्त्र पढ़ाए, एक निपुण योद्धा बना दिया। जिस समय ये सब चल रहा था उसी समय लगभग 326-327 बीसी के आसपास अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर भी कहते हैं, उसने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया था और वो झेलम के किनारे तक पहुंच गया था। एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है महावंसा टीका, उसके अनुसार क्या है, चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक आर्मी बनाई, उसमें आदिवासियों को सबको रिक्रूट कर लिया अपनी आर्मी में। ठीक है, फिर आगे क्या कहते हैं, एक युद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। युद्ध किस किस के बीच में हुआ, अलेक्जेंडर और पोरस। ठीक है ना, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में
युद्ध हुआ। अरे यार, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। पोरस कौन थे? पूर्व वंश के राजा, पौरव वंश कहते थे उसको। तो ये चंद्रगुप्त पावर में नहीं आए थे, अभी अपनी सेना इना बना ही रहे थे कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड कर दिया नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। वही जो सिंध का एरिया है इस समय, अफ़गानिस्तान और इधर पाकिस्तान, सिंध के एरिया पे पहुंच गया वो 324 बीसी में। ठीक। और वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को उसने जीत लिया। जो उसके सेनापति थे उनको वहाँ का राजा बनाता चला गया। और झेलम नदी पे पहुँचा तो पोरस जो वहाँ का राजा था उससे काफ़ी समय तक युद्ध चला इसका, लेकिन उसको ये हरा नहीं पाया अलेक्जेंडर। और झेलम नदी के किनारे तक पहुँच कर के जहाँ ये झेलम नदी और चिनाब नदी जो है ना, इन दोनों के बीच का एरिया, इसी को हाइडेस्पीस कहते हैं। ये हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था झेलम और चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, हाइडेस्पीस ये 326 बीसी के आसपास हुआ था। अलेक्जेंडर का इन्वेजन पंजाब में, आजकल आधा पंजाब जो है पाकिस्तान में है, बाकी का आधा हिंदुस्तान में है। तो पोरस के पास जो थे केवल 30,000 की पैदल सेना, 40,000 घुड़सवार, 25 हाथी थे, लेकिन फिर भी उसने हाइडेस्पीस के युद्ध में अलेक्जेंडर को कड़ी टक्कर दी। काफ़ी दिन तक युद्ध चलता रहा। ठीक है। उसके बाद सिकंदर कुछ उस दौरान बीमार रहने लगा, तो बीमारी के कारण वो वहाँ से लौट गया, उसको जीत नहीं पाया। उसके सेनापति वहाँ पे धीरे धीरे छोटे छोटे उसने अपॉइंट कर दिया अपने, जिसमें से एक सेलुकस निकेटर भी था, जिसकी लड़की से चंद्रगुप्त की शादी हुई, हेलेना। वो भी एक संधि के तौर पे हुई थी। तो ये हाइडेस्पीस का युद्ध है। देखिए, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस, अलेक्जेंडर पोरस, ये पोरस की सेना, ये अलेक्जेंडर। तो इसमें दे रहा है अलेक्जेंडर ने इंडिया को छोड़ दिया 325 बीसीई में और चला गया कहाँ, ग्रीक अपना वापस, बेबीलोन। वहाँ उसकी डेथ हो गई। प्रपोज कॉज ऑफ अलेक्जेंडर डेथ, एल्कोहलिक लीवर कॉज डिजीज़, फीवर और फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। अलेक्जेंडर की डेथ हो गई कब? 10 जून और 11 जून के बीच में, 323 बीसी, एट द एज ऑफ 32। मतलब 32 साल का था केवल। बहुत कम समय में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसने लगातार युद्ध ही करते रहा। जब से ये इसने होश संभाला, युद्ध करता ही चला आया सदा। कभी 2 पल चैन के से नहीं बिताया अपनी ज़िंदगी में। और 32 साल की एज में मर गया। क्या मिला? कुछ नहीं, इतने युद्ध करके। खैर, जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा। चंद्रगुप्त ने कौन कौन से युद्ध किए, अब इस बारे में देखते हैं। वॉर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, नंदवंश को तो हराया है, सब जानते हैं कि नंदवंश को हरा के ही इसने मौर्य वंश की स्थापना की। जो नंदवंश का आखिरी राजा धनानंद था, वो अपने राज्य पे एकदम ध्यान नहीं रहा था। बहुत बड़ा राज्य था उसका, लेकिन उसको राज्य की कोई चिंता नहीं थी, भोग विलास में अपना व्यस्त रहता था। नॉर्थ वेस्ट रीजन तो जीता इसने, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन ही जीता। छोटे छोटे छापामारी युद्ध करके बहुत सारे राजाओं को अपने पास मिलाया। जैसे पर्वतक राजा था एक वहाँ का, पंजाब प्रांत का ही, उसको अपने में मिलाया। ऐसे छोटे छोटे राज्यों को अपने में मिला करके अपनी सेना को बढ़ाया। उसके बाद इसने नंद जो वंश है उसकी, नंदवंश यानी मगध वंश, मगध के चारों तरफ का एरिया धीरे धीरे जीतना शुरू किया। डायरेक्ट नंदवंश पर इसने आक्रमण नहीं किया। फिर उसने बाद में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। और वार एंड मैरिज अलायंस तो वही सेलुकस निकेटर को बताया, हेलेना से शादी की। साउथर्न कॉन्क्वेस्ट, साउथ ईस्ट जीता दक्षिण का पठार पूरा। क्या क्या बच गया? कलिंग बच गया, कलिंग जो कि अशोक ने जीता बाद में। कलिंग कहाँ का एरिया है? ये उड़ीसा का एरिया है। और तमिलनाडु लास्ट का, साउथ का तमिलनाडु बच गया था, और हल्का फुल्का केरल बच गया था साइड। बाकी सब जीत लिया था इसने। इसके समय में आर्ट कल्चर देखिए कितना डेवलप कर गया। मूर्तियाँ अच्छी अच्छी बनने लगी थी, स्थापत्य कला होने लगी थी। अपने सिक्के भी इसने जारी कर दिए थे, इस पे हाथी बना हुआ था सिक्कों पे। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं चंद्रगुप्त ने डिफीट कैसे किया। चंद्रगुप्त डिफीटेड धनानंद को हराया। पता है ना आपको, पहले नॉर्थ वेस्ट एरिया पे इसने धीरे धीरे कब्जा किया, वहाँ के राजाओं को अपने साथ मिलाया। तो
कॉन्क्वेस्ट वॉज फिक्शनाइज मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है उसमें दिया गया है चंद्रगुप्त इज सेड टू हैव फर्स्ट एक्वायर्ड पंजाब। पंजाब का एरिया इसने फल एक्वायर किया एंड अलाइड विद लोकल किंग नेम प्रवर्तक अंडर चाणक्य एडवाइस, चाणक्य की सुझाव के अनुसार। उसके बाद इसने नंद वंश पे आक्रमण किया। द आर्मी ऑफ चंद्रगुप्त एंड चाणक्य फर्स्ट कॉन्क्वर्ड द नंद आउटर टेरिटरीज बिफोर इन्वेडिंग पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में बाद में घुसा। चंद्रगुप्त रेन वॉज एन एरा ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सही बात है, इकोनॉमिक तौर पे बहुत प्रॉस्पर किया इसके राज्य में पाटलिपुत्र ने, मगध ने। रिफॉर्म्स अच्छे लाया, किसानों के लिए लाया, और जो टैक्स था वो सब रिफॉर्म किए इसने। भूमि कर सुधार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सब जगह का रोड कनेक्ट किए। मगध से हर जगह राजधानी को रोड कनेक्ट कर दिया, हर महाजनपद की राजधानी तक। मैनी रिलीजन थ्राइव्ड इन इंडिया। इसके राज्य में बहुत सारे जो धर्म थे वो फलने फूलने लगे। एंड हिज डिसेंडेंट एम्पायर, जैसे बुद्ध धर्म बहुत फला फूला, जैन धर्म, आजीवक धर्म, ये सब लोग, और वैदिक ट्रेडिशन भी बढ़ा। लेकिन बुद्ध और जैन सबसे ज़्यादा फैले इसके काल में। ठीक है, उसके बाद मेजर वर्क्स देखिए थोड़े से, इसके हम बता देते हैं आपको क्या क्या। आफ्टर यूनिफाइंग मच ऑफ इंडिया, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य पास्ड ए सीरीज ऑफ मेजर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। चंद्रगुप्त एस्टेब्लिश सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग फ्रॉम पाटलिपुत्र, यानी कि केंद्र सरकार जैसे आज काम कर दिल्ली से, वैसे ही पहली बार जब इसने पूरे भारत एक किया तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया। समझ रहे हैं ना, सब पटना से केंद्र बना दिया पटना। मौर्य डायनेस्टी रूलर्स वर ग्रेट रोड बिल्डर्स, बहुत बढ़िया रोड बिल्डर्स थे, उन्होंने अच्छी अच्छी रोडें बनाई। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जो मेगास्थनीज था ग्रीक का एम्बेसडर, राजदूत, यूनानी राजदूत बन के इसके दरबार में रहा 4 साल तक। क्रेडिटेड दिस ट्रेडिशन टू चंद्रगुप्त आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1000 माइल लॉन्ग हाईवे। 1000 मील का लंबा हाईवे उस समय बना दिया पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक। पाटलिपुत्र जहाँ इसका शासन था, तक्षशिला जहाँ इसने पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी जहाँ से इसने अपनी सेना बनाना स्टार्ट की थी। यानी कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक 1000 माइल का लंबा हाईवे जोड़ दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट वेयर ही स्टडीड द अदर मेजर स्ट्रेटेजिक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिटेड टू दिस ट्रेडिशन स्प्रेड फ्रॉम पाटलिपुत्र इन वेरियस डायरेक्शन कनेक्टिंग इट विद नेपाल। यानी पाटलिपुत्र से नेपाल, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र से देहरादून, पाटलिपुत्र से मिर्ज़ापुर यूपी वाला, पाटलिपुत्र से उड़ीसा और आंध्रा और कर्नाटक। सोचिए कहाँ कहाँ तक इसने रोड पहुँचा दी उस समय। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं चंद्रगुप्त एंड चाणक्य सीडेड वेपन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, हथियार बनाने का भी कारखाना लगा दिया। एंड केप्ट देम एज स्टेट मोनोपोली, मतलब केवल उस पर स्टेट की मोनोपोली, ये नहीं कि कोई भी हथियार बना रहा है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, केवल वही स्टेट जो उसकी गवर्नमेंट है वही बनाएगी हथियार, सरकारी हथियार, और जिसको चाहेगी उसको देगी। अब लास्ट मोमेंट ये सब काम कर दिया, 298 BC पहुँच गए हम लोग। अब आया आखिरी मोमेंट उसकी ज़िंदगी में। क्या सबका आखिरी दिन आता है, उसका भी आ गया। ही लेड ए ग्रुप ऑफ जैन मॉन्क्स, जैन जो साधु हैं जैन धर्म के, उनके साथ साउथ इंडिया की तरफ चल दिया। अपना जो राजकाज है बिंदुसार अपने बेटे को सौंप के संन्यास लेकर के अपना राज्य छोड़ करके चला गया कर्नाटक। टुगेदर स्टेट्स ए दिगंबर लीजेंड चंद्रगुप्त एंड भद्रबाहु, जो हैं दोनों लोग भद्रबाहु के साथ पहुंच गए श्रवण बेलगोला, जहाँ इसका आखिरी समय बीता। इन प्रेजेंट डे साउथ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक में इस समय जो है श्रवण बेलगोला। चंद्रगुप्त लिव्ड एज एन एसेटिक एट श्रवण बेलगोला फॉर सेवरल ईयर्स, संतों की तरह वहाँ पर रहा। और बिफोर फास्टिंग टू डेथ, एक संलेखना विधि कही जाती है जैन धर्म में। जो जैन धर्म है इसमें एक संलेखना विधि है, समझे, जैन प्रैक्टिस में। इसमें क्या होता है, आदमी तब तक भूखा रहता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। तो आखिरकार में अंत में संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखिए मूर्ति भी बनी है भद्रबाहु के साथ इसकी,
तो यही सब इसका रहा है अंत समय चंद्रगुप्त का। लेकिन ये पहला ऐसा महान शासक था जिसने पूरे भारत को एक में मिला दिया। इसके बाद इसका पूरे बिंदुसार आया, फिर अशोक आया। तो अशोक ने जो बचा हुआ कलिंग था और तमिलनाडु था उसको भी जीत करके अपने में मिला लिया। तो अशोक के समय तक पूरा भारत एक हो गया था। लेकिन जो शुरुआत, नींव डालना जिसको कहते हैं पूरे अखंड भारत की, जैसे पहले भारत 16 महाजनपदों में बटा था, उन सबको इकट्ठा करना, वो काम इसने किया। इसका शासन पूरब में लीजिए तो बंगाल, असम, इनसे लेकर के अफ़गानिस्तान तक, और इधर उत्तर से में देखिए कश्मीर और नेपाल से लेके साउथ का दक्कन पठार पूरा वहाँ तक, मतलब लगभग पूरा भारत, आज के भारत से भी ज़्यादा बड़ा इसने जीत करके इकट्ठा कर दिया था। तो ये एक महान शासक था। जिस समय कोई कनेक्टिविटी नहीं थी हमारे पास, ना मोबाइल का साधन था, ना सूचना पहुंचाने का कोई साधन था, उस समय इसने पूरे भारत को एक कर दिया। तो इतना महान शासन करने वाला महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, क्षत्रिय शासक था ये। ऐसे ही देखते हैं, अगला लाएंगे इसके बाद अशोक का। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।